क्रिस वॉस द्वारा लिखित नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बातचीत की कला के लिए एक व्यावहारिक और परिवर्तनकारी मार्गदर्शिका है, जिसे दशकों के उच्चदाम अनुभव वाले पूर्व एफबीआई बंधक वार्ताकार द्वारा लिखा गया है। अपनी वास्तविक दुनिया की मुठभेड़ों और जीवन या मृत्यु स्थितियों के प्रेशर कुकर में विकसित सिद्धांतों को लागू करते हुए वॉस बातचीत के लिए एक अभूतपूर्व दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो पारंपरिक रणनीति से परे है। इस पुस्तक में वॉस पारंपरिक बातचीत रणनीतियों को चुनौती देता है और पाठकों को गतिशील और अपरंपरागत तकनीकों के एक सेट से परिचित कराता है, जो सहानुभूति, सक्रिय श्रवण और रणनीतिक संचार को प्राथमिकता देते हैं। सामरिक सहानुभूति की मूल अवधारणा से लेकर दूसरे पक्ष की वास्तविकता को मोड़ने की बारीक कुशलता तक, प्रत्येक अध्याय बातचीत के एक अनूठे पहलू को उजागर करता है, जो केवल सौदेबाजी से परे है। नेवर स्प्लिट द डिफरेंस एक मार्गदर्शक से कहीं अधिक है। यह मानव संपर्क के मनोविज्ञान में एक गहन यात्रा है, जो पाठकों को चुनौतियों से निपटने, गतिरोध तोड़ने और लाभप्रद परिणाम सुरक्षित करने के लिए उपकरण प्रदान करती है। जैसे जैसे पाठक इस पुस्तक के पन्नों में गहराई से उतरेंगे, वे बातचीत के लिए एक नए प्रतिमान की खोज करेंगे, एक जो न केवल व्यापारिक सौदों के लिए हमारे दृष्टिकोण को बदल देगा, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी बातचीत को भी समृद्ध करेगा। अपने बातचीत कौशल को तेज करने और एक ऐसी मानसिकता अपनाने के लिए तैयार हो जाइए जो आपको मानव संचार के जटिल नृत्य में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाती है। इस पुस्तक के अध्याय 1 का शीर्षक द न्यू रूल्स है। इस अध्याय में वॉस पाठक को बातचीत की दुनिया से परिचित कराते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि बातचीत के नियम विकसित और बदल गए हैं। उनका तर्क है कि पारंपरिक बातचीत तकनीक, जैसे कि समझौता करना, अक्सर सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने में विफल रहती हैं। वॉस, एक पूर्व एफबीआई बंधक वार्ताकार, अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि को साझा करते हुए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, जो पारंपरिक तरीकों से परे हैं। उनका सुझाव है कि बातचीत सिर्फ एक व्यावसायिक कौशल नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है, जो विभिन्न स्थितियों में लागू होता है। वॉस पाठक को बातचीत के बारे में अलग ढंग से सोचने और एक ऐसी मानसिकता अपनाने की चुनौती देता है, जो रणनीतिक, सहानुभूतिपूर्ण और इष्टतम परिणाम प्राप्त करने पर केंद्रित हो। यह अध्याय शेष पुस्तक के लिए आधार तैयार करता है, पाठकों को अधिक प्रभावी वार्ताकार बनने के लिए अपरंपरागत विचारों और रणनीतियों के प्रति खुले रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पाठक की जिज्ञासा को बढ़ाता है और उन विशिष्ट तकनीकों और सिद्धांतों की खोज के लिए आधार तैयार करता है, जिनके बारे में वॉस बाद के अध्यायों में विस्तार से बताते हैं। अध्याय 2 का शीर्षक बी ए मिरर है। इस अध्याय में वॉस मिररिंग की अवधारणा पर प्रकाश डालता है, एक शक्तिशाली तकनीक जिसमें संबंध बनाने और संबंध स्थापित करने के लिए दूसरे व्यक्ति के शब्दों और व्यवहारों की सूक्ष्मता से नकल करना शामिल है। वॉस का तर्क है कि बातचीत में मिररिंग एक मौलिक उपकरण है, क्योंकि यह समझ और साझा अनुभव की भावना पैदा करता है। दूसरे व्यक्ति के भाषण पैटर्न, लहजे और यहाँ तक कि शारीरिक भाषा को प्रतिबिंबित करके आप उन्हें संकेत देते हैं कि आप उनके दृष्टिकोण से परिचित हैं। यह न केवल सहानुभूति की भावना को बढ़ावा देता है, बल्कि विश्वास स्थापित करने में भी मदद करता है, जो सफल वार्ता में एक महत्वपूर्ण तत्व है। लेखक ने एफबीआई बंधक वार्ताकार के रूप में अपने अनुभव का उपयोग यह बताने के लिए किया है कि कैसे मिररिंग ने उच्च जोखिम वाली स्थितियों में व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने में महत्वपूर्ण अध्याय मिररिंग को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में व्यावहारिक सुझाव प्रदान करता है। वॉस सरल कथनों से हैं, जो दूसरे व्यक्ति के अंतिम वाक्य के कुछ शब्दों को दोहराते हैं।
यह तकनीक दूसरे पक्ष को अधिक सहयोगात्मक और उत्पादक बातचीत के लिए मंच तैयार करते हुए अधिक जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बी ए मिरर इच्छा शक्ति की लड़ाई के रूप में बातचीत की पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है और अधिक सहानुभूतिपूर्ण और सहकारी दृष्टिकोण का परिचय देता है। यह पाठकों को यह समझने के लिए मंच तैयार करता है कि सफल बातचीत का मतलब सिर्फ वह हासिल करना नहीं है जो आप चाहते हैं, बल्कि दूसरे पक्ष के साथ सकारात्मक और पारस्परिक रूप से लाभकारी बातचीत बनाना भी है। अध्याय कौशल और रणनीतियों के अगले सेट के लिए आधार तैयार करके समाप्त होता है, जिसे वॉस पुस्तक के बाद के अध्यायों में तलाशेगा। अध्याय 3 का शीर्षक है उनके दर्द को महसूस मत करो, उस पर लेबल लगाओ। इस अध्याय में वॉस तनाव को कम करने और अधिक उत्पादक बातचीत बनाने के लिए एक शक्तिशाली बातचीत उपकरण के रूप में लेबलिंग की अवधारणा का परिचय देता है। लेबलिंग में दूसरे व्यक्ति की भावनाओं या विचारों को एक नाम देना, वे जो महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार करना और मौखिक रूप से व्यक्त करना शामिल है। ऐसा करके आप सहानुभूति और समझ दिखाते हैं, जिससे भावनात्मक तीव्रता में कमी आ सकती है और अधिक सहयोगात्मक बातचीत प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। वॉस बताते हैं कि लेबलिंग बातचीत में नकारात्मक भावनाओं और संभावित बाधाओं को दूर करने का एक रणनीतिक तरीका है। इन भावनाओं से बचने या इन्हें नजरअंदाज करने के बजाय आप उन पर लेबल लगाकर उनका डटकर सामना करते हैं। यह न केवल दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को मान्य करने में मदद करता है, बल्कि आपको उनके परिप्रेक्ष्य में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की भी अनुमति देता है। लेखक ऐसे लेबल के उपयोग के महत्व पर जोर देता है जो सटीक और सम्मानजनक दोनों हों। जब प्रभावी ढंग से किया जाता है तो लेबलिंग एक साझा समझ पैदा कर सकती है और पार्टियों के बीच विश्वास बनाने में मदद कर सकती है। वॉस ने FBI वार्ताकार के रूप में अपने अनुभव के उदाहरण साझा करते हुए बताया कि लेबलिंग चुनौतीपूर्ण स्थितियों के प्रबंधन और सकारात्मक परिणामों को प्रभावित करने में कैसे सहायक थी। इसके अतिरिक्त अध्याय लेबलिंग के पीछे के तंत्रिका विज्ञान की पड़ताल करता है, जिसमें बताया गया है कि यह मस्तिष्क की वर्गीकरण और पहचान की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ कैसे संरेखित होता है। संचार के संज्ञानात्मक पहलुओं को समझकर वार्ताकार न्यूरोलॉजिकल स्तर पर संबंध स्थापित करने के लिए लेबलिंग का उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में, अध्याय 3 बातचीत में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए एक उपकरण के रूप में लेबलिंग के महत्व को रेखांकित करता है। यह पाठकों को सहानुभूति अपनाने, दूसरे पक्ष की भावनाओं को स्वीकार करने और उन भावनाओं को प्रभावी ढंग से लेबल और संबोधित करके संभावित बाधाओं से निपटने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पाठकों के लिए पुस्तक के बाद के अध्यायों में अपने बातचीत कौशल को और बढ़ाने के लिए मंच तैयार करता है। अध्याय 4 का शीर्षक है सावधान रहें, हाँ, मास्टर नहीं। इस अध्याय में वॉस बातचीत में शामिल शक्ति की गतिशीलता का पता लगाता है, बातचीत को इस तरह से निर्देशित करने के रणनीतिक मूल्य पर जोर देता है जो दूसरे पक्ष को हाँ के बजाय नहीं कहने के लिए प्रोत्साहित करता है। वॉस का तर्क है कि दूसरे व्यक्ति से हाँ पाने का पारंपरिक तरीका हमेशा फायदेमंद नहीं होता है। कई मामलों में लोग केवल बातचीत खत्म करने या टकराव से बचने के लिए हाँ कहते हैं। हालांकि नहीं के रूप में प्रतिबद्धता प्राप्त करने से दूसरे पक्ष की स्थिति के बारे में अधिक मूल्यवान जानकारी और अंतर्दृष्टि मिल सकती है। अध्याय आरोप ऑडिट की अवधारणा का परिचय देता है, एक ऐसी तकनीक जहां वार्ताकार संभावित चिंताओं या आपत्तियों को सामने लाता है, इससे पहले कि दूसरे पक्ष को उन्हें आवाज देने का मौका मिले। ऐसा करने से वार्ताकार संभावित आपत्तियों पर नियंत्रण कर लेता है और उन्हें सक्रिय रूप से संबोधित करता है। इस दृष्टिकोण से अधिक खुली और ईमानदार चर्चा हो सकती है। वॉस कैलिब्रेटेड प्रश्नों का उपयोग करके दूसरे पक्ष को नहीं कहने में सहज महसूस कराने के महत्व पर भी चर्चा करते हैं, जो उन्हें अपनी चिंताओं या आपत्तियों को व्यक्त करने की अनुमति देता है।
यह तकनीक न केवल जानकारी एकत्र करने में मदद करती है, बल्कि बातचीत प्रक्रिया में सुरक्षा और विश्वास की भावना भी पैदा करती है। अध्याय वॉस के अनुभव से वास्तविक जीवन के उदाहरण प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि कैसे नहीं के कुशल उपयोग से बातचीत में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यह आम धारणा को चुनौती देता है कि बातचीत में सफलता पूरी तरह से दूसरे पक्ष की सहमति पर निर्भर है, और यह दर्शाता है कि प्रतिरोध और आपत्तियों को स्वीकार करना अधिक प्रभावी रणनीति हो सकती है। अध्याय 5 का शीर्षक है 2 शब्दों को ट्रिगर करें जो किसी भी बातचीत को तुरंत बदल दें। इस अध्याय में वॉस ने एक शक्तिशाली वाक्यांश प्रस्तुत किया है, मुझे यह कैसे करना चाहिए, दूसरे पक्ष को समाधान पेश करने और समस्या समाधान में संलग्न होने के लिए बातचीत में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में। अध्याय इस विचार के इर्द गिर्द घूमता है कि दूसरे पक्ष को समाधान के लिए प्रेरित करना आपके स्वयं के प्रस्ताव प्रस्तुत करने से अधिक प्रभावी हो सकता है। वाक्यांश का उपयोग करके मुझे यह कैसे करना चाहिए या समान अंशांकित प्रश्नों के लिए वार्ताकार जिम्मेदारी को स्थानांतरित कर सकते हैं और एक सहयोगी माहौल बना सकते हैं जहां दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से लाभप्रद समाधान खोजने में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं। वॉस दूसरे पक्ष को बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होने और परिणाम में निवेशित महसूस कराने के महत्व पर जोर देते हैं। उन्हें अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने और समाधान प्रस्तावित करने के लिए प्रोत्साहित करके वार्ताकार उनकी प्राथमिकताओं और प्राथमिकताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। लेखक वास्तविक दुनिया के उदाहरण प्रदान करता है जिसमें बंधक वार्ता की स्थितियां भी शामिल हैं, यह बताने के लिए कि कैसे कैलिब्रेटेड प्रश्नों के उपयोग से संचार और समस्या समाधान में सफलता मिल सकती है। वॉस सामरिक सहानुभूति की अवधारणा पर भी चर्चा करते हैं, दूसरे पक्ष की भावनाओं और प्रेरणाओं को समझना और यह इन वाक्यांशों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त अध्याय दूसरे पक्ष को नियंत्रण में महसूस कराने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव की पड़ताल करता है। ऐसे प्रश्न पूछकर जो उन्हें समाधान के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, वार्ताकार बातचीत की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि दूसरे पक्ष को स्वायत्तता की भावना बनाए रखने की अनुमति देते हैं। अध्याय 6 का शीर्षक है बेंड देयर रियलिटी। इस अध्याय में वॉस सामरिक सहानुभूति, रणनीतिक संचार और जिस व्यक्ति के साथ आप बातचीत कर रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य को समझकर दूसरे पक्ष की वास्तविकता को मोड़ने की अवधारणा की पड़ताल करते हैं। इस अध्याय का केंद्रीय विचार यह है कि प्रभावी वार्ताकारों में दूसरे पक्ष की धारणा को प्रभावित करने और आकार देने की क्षमता होती है। केवल तथ्यों और तर्क पर भरोसा करने के बजाय वार्ताकारों को उन व्यक्तियों की भावनाओं और प्रेरणाओं से जुड़ने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति का लाभ उठाना चाहिए जिनके साथ वे काम कर रहे हैं। वॉस ने सामरिक सहानुभूति की अवधारणा का परिचय दिया, जिसमें बातचीत को निर्देशित करने के लिए दूसरे पक्ष की भावनाओं और मानसिकता को समझना शामिल है। सक्रिय रूप से सुनने और सहानुभूति प्रदर्शित करके वार्ताकार संबंध बना सकते हैं और एक संबंध स्थापित कर सकते हैं जो सतह स्तर की समझ से परे हैं। सामरिक सहानुभूति दूसरे व्यक्ति से सहमत होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उनकी भावनाओं और चिंताओं को स्वीकार करने के बारे में है। अध्याय जानकारी इकट्ठा करने और दूसरे पक्ष की अंतर्निहित जरूरतों और इच्छाओं को उजागर करने के लिए ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग करने के महत्व पर भी जोर देता है। वॉस एक एफबीआई वार्ताकार के रूप में अपने अनुभवों से उदाहरण प्रदान करते हैं, यह बताते हुए कि कैसे सामरिक सहानुभूति और रणनीतिक पूछताछ से समझ और सहयोग में सफलता मिल सकती है। इसके अलावा वॉस कैलिब्रेटेड बयान देने के विचार पर चर्चा करते हैं जो दूसरे पक्ष की भावनाओं को मान्य करते हैं और साथ ही बातचीत को उस दिशा में ले जाते हैं जिससे बातचीत प्रक्रिया को लाभ होता है। इसमें दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को स्वीकार करना शामिल है, भले ही आप उससे सहमत न हो, एक तरह से जो समझ प्रदर्शित करता है।
अध्याय 7 का शीर्षक है नियंत्रण का भ्रम पैदा करें। इस अध्याय में वॉस नियंत्रण की मनोवैज्ञानिक अवधारणा की पड़ताल करता है और वार्ताकार बातचीत प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए नियंत्रण की धारणा को रणनीतिक रूप से कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। इस अध्याय का केंद्रीय विषय यह है कि लोग तब अधिक सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हैं जब उन्हें विश्वास होता है कि किसी स्थिति पर उनका नियंत्रण है। वॉस का तर्क है कि वार्ताकार पर्दे के पीछे बातचीत का सूक्ष्म मार्गदर्शन करते हुए दूसरे पक्ष को नियंत्रण में महसूस करने की अनुमति देकर इस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का लाभ अपने लाभ के लिए उठा सकते हैं। इस अध्याय में चर्चा की गई एक प्रमुख रणनीति उन्मुख प्रश्नों का उपयोग है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो दूसरे पक्ष को नहीं कहने के लिए प्रेरित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन इस तरह से कि यह बातचीत प्रक्रिया के लिए फायदेमंद हो। दूसरे पक्ष को कुछ विकल्पों या प्रस्तावों को अस्वीकार करने की अनुमति देकर वार्ताकार बातचीत को वांछित दिशा में निर्देशित करते हुए दूसरे पक्ष के लिए नियंत्रण का भ्रम बनाए रख सकते हैं। वॉस मजबूर सहानुभूति या यह सही है क्षण की अवधारणा का भी परिचय देता है। इसमें दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण को इस तरह से सारांशित करना शामिल है जिससे वे सहमत हों, संरेखण और समझ की भावना पैदा करना। यह न केवल दूसरे पक्ष के लिए नियंत्रण की धारणा को मजबूत करता है बल्कि वार्ताकारों के बीच तालमेल और संबंध को भी मजबूत करता है। अध्याय बातचीत में धैर्य और संयम के महत्व पर जोर देता है, धीमे और विचारशील दृष्टिकोण की वकालत करता है। दूसरे पक्ष को नियंत्रण का भ्रम देकर वार्ताकार अधिक सहयोगात्मक माहौल बना सकते हैं और अनुकूल समझौते पर पहुंचने की संभावना बढ़ा सकते हैं। एफबीआई वार्ताकार के रूप में वॉस के अनुभवों के वास्तविक जीवन के उदाहरण उच्च जोखिम वाली स्थितियों में इन रणनीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाने के लिए पूरे अध्याय में बुने गए हैं। संक्षेप में अध्याय 7 बातचीत में नियंत्रण का भ्रम पैदा करने की कला में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह उन्मुख प्रश्नों और जबरन सहानुभूति जैसी व्यावहारिक रणनीतियों का परिचय देता है। यह दर्शाता है कि वार्ताकार सहयोग को बढ़ावा देने और बातचीत प्रक्रिया को सकारात्मक परिणाम की ओर निर्देशित करने के लिए नियंत्रण की धारणा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह अध्याय पुस्तक में पहले पेश किए गए सामरिक सहानुभूति और रणनीतिक संचार के सिद्धांतों पर आधारित है। अध्याय 8 का शीर्षक गारंटी निष्पादन है। इस अध्याय में वॉस यह सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं कि बातचीत के दौरान किए गए समझौतों को न केवल स्वीकार किया जाता है बल्कि प्रभावी ढंग से लागू भी किया जाता है। इसमें एक ऐसा ढांचा बनाने की रणनीतियां शामिल हैं जो प्रतिबद्धता और अनुसरण को बढ़ावा देती है। यदि आपको अब तक इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करने से उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मदद मिल सकती है। और यदि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना हम अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के हमारे समुदाय में शामिल हों। आइए पुस्तक के सारांश को जारी रखें। इस अध्याय का मुख्य आधार यह है कि सफल बातचीत किसी समझौते पर पहुंचने के साथ समाप्त नहीं होती है, यह उस समझौते के निष्पादन तक विस्तारित है। वॉस इस बात पर जोर देते हैं कि सबसे अच्छा समझौता वह है जिसे सफलतापूर्वक लागू किया जाता है और वार्ताकारों को अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्रिय होना चाहिए। इस अध्याय में पेश की गई एक महत्वपूर्ण अवधारणा दूसरे पक्ष से यह कहलवाने का विचार है, यह सही है। यह वाक्यांश सिर्फ एक समझौते का नहीं बल्कि शर्तों की स्वीकृति और समझ का प्रतीक है। यह सही है क्षण प्राप्त करके वार्ताकार सफल निष्पादन की संभावना बढ़ाते हैं क्योंकि यह दूसरे पक्ष की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। वॉस प्रतिबद्धता और निरंतरता के मनोविज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
वह चर्चा करते हैं कि कैसे एक बार जब कोई मौखिक रूप से किसी विचार या समझौते पर प्रतिबद्ध हो जाता है, तो अपने स्वयं के बयानों के अनुरूप बने रहने की इच्छा के कारण वे इसे बनाए रखने की अधिक संभावना रखते हैं। निष्पादन को प्रोत्साहित करने और गारंटी देने के लिए इस सिद्धांत का लाभ उठाया जाता है। अध्याय अस्पष्ट या संदिग्ध समझौतों के बजाय विशिष्ट और कार्रवाई योग्य समझौते बनाने के महत्व की भी पड़ताल करता है। समझौते की शर्तों में स्पष्टता से गलतफहमी की संभावना कम हो जाती है और सफल कार्यान्वयन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा वॉस प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्यान्वयन प्रश्न की अवधारणा पेश करता है। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि ऐसा हो जैसे प्रश्न पूछकर, या अगर यह टूट जाए तो हम क्या करें? वार्ताकार संभावित बाधाओं और अनिश्चितताओं को पहले ही संबोधित कर सकते हैं, जिससे सफल निष्पादन की संभावना बढ़ जाती है। एफबीआई वार्ताकार के रूप में वॉस के अनुभव से वास्तविक जीवन के उदाहरण और उपाख्यान वास्तविक दुनिया, उच्च जोखिम वाली स्थितियों में इन रणनीतियों की प्रभावशीलता को चित्रित करने के लिए पूरे अध्याय में बुने गए हैं। संक्षेप में, अध्याय 8 बातचीत के महत्वपूर्ण चरण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। निष्पादन की गारंटी। यह प्रतिबद्धता, समझौतों में स्पष्टता और सक्रिय उपायों के महत्व पर जोर देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बातचीत के जरिए किए गए सौदे न केवल स्वीकार किए जाएं बल्कि सफलतापूर्वक लागू भी किए जाएं। यह अध्याय पिछले अध्यायों में शुरू की गई बातचीत तकनीकों पर आधारित है, जो संपूर्ण बातचीत प्रक्रिया के बारे में पाठक की समझ को पूरा करता है। अध्याय 9 का शीर्षक है मुश्किल सौदा। इस अध्याय में वॉस सौदेबाजी की कला का पता लगाता है और अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से बातचीत करने की रणनीति प्रदान करता है। वह सहयोगात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए दृढ़ और दृढ़ रहने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। इस अध्याय का केंद्रीय विषय यह है कि प्रभावी बातचीत में आप जो चाहते हैं उस पर जोर देना और अपनी शर्तों पर दृढ़ रहने के लिए तैयार रहना शामिल है। वॉस का तर्क है कि सफल बातचीत के लिए अक्सर कुछ हद तक दृढ़ता की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे सहानुभूति और दूसरे पक्ष के परिप्रेक्ष्य की समझ के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। इस अध्याय में चर्चा की गई एक प्रमुख रणनीति पिंच की अवधारणा है, जिसमें दूसरे पक्ष को समझौते की ओर ले जाने के लिए उन पर नियंत्रित दबाव डालना शामिल है। पिंच बातचीत को विफल किए बिना रणनीतिक रूप से कैलिब्रेटेड दबाव लागू करने के बारे में है। वॉस दूसरे पक्ष की सीमाओं से अवगत होने और पिंच का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने के महत्व पर जोर देते हैं। अध्याय एकरमैन मॉडल के विचार का भी परिचय देता है, जो बातचीत के दौरान रियायतें देने का एक संरचित दृष्टिकोण है। एकरमैन मॉडल में एक आक्रामक प्रस्ताव के साथ शुरुआत करना शामिल है, जिसके बाद कैलिब्रेटेड वृद्धिशील रियायतों की एक श्रृंखला शामिल है। यह विधि दूसरे पक्ष को वॉस सौदेबाजी के दौरान आपत्तियों और अस्वीकृतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रदान करता है। उनका सुझाव बाधाओं के बजाय अधिक जानकारी इकट्ठा करने और दूसरे पक्ष की चिंताओं को उजागर करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अध्याय तात्कालिकता की भावना पैदा करने और दूसरे पक्ष को रियायतें देने के लिए प्रेरित करने के लिए समय सीमा का उपयोग करने की अवधारणा की पड़ताल करता है। वॉस चर्चा करते हैं कि कैसे समय सीमा निर्धारित करना और उन पर टिके रहना सौदेबाजी में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। एफबीआई वार्ताकार के रूप में वॉस के अनुभवों के वास्तविक जीवन के उदाहरणों को उच्च जोखिम वाली स्थितियों में इन सौदेबाजी रणनीतियों के अनुप्रयोग को चित्रित करने के लिए अध्याय में एकीकृत किया गया है। संक्षेप में, अध्याय 9 सौदेबाजी तकनीकों की व्यापक खोज प्रदान करता है, जिसमें मुखरता, अंशांकित दबाव और रणनीतिक रियायतों के महत्व पर जोर दिया गया है।
यह पुस्तक में पहले चर्चा की गई सहानुभूति और सामरिक संचार के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जो पाठकों को सफल परिणाम प्राप्त करने के लिए बातचीत रणनीतियों की अच्छी तरह से समझ प्रदान करता है। अध्याय 10 का शीर्षक है काले हंस को खोजें। इस अध्याय में वॉस ब्लैक स्वान की अवधारणा का परिचय देता है, जो अप्रत्याशित और उच्च प्रभाव वाली घटनाओं या कारकों का प्रतिनिधित्व करता है जो बातचीत के पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अध्याय सफल परिणाम प्राप्त करने के लिए इन अप्रत्याशित तत्वों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के महत्व की पड़ताल करता है। शब्द ब्लैक स्वान इस विचार से लिया गया है कि जहां कुछ घटनाएं पूर्वानुमानित होती हैं और उम्मीदों के दायरे में होती हैं, सफेद हंस वहीं अन्य दुर्लभ अप्रत्याशित होती हैं और उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है, काला हंस। बातचीत के संदर्भ में ब्लैक स्वान एक अप्रत्याशित बाधा परिस्थितियों में अचानक बदलाव या नई जानकारी हो सकती है जो बातचीत की गतिशीलता को बदल देती है। वॉस वार्ताकारों को अप्रत्याशित के लिए तैयार रहने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। इसमें आपके दृष्टिकोण में लचीला बने रहना, जानकारी का लगातार पुनर्मूल्यांकन करना और नई संभावनाओं के लिए खुला रहना शामिल है। अध्याय निरंतर पुनर्मूल्यांकन के महत्व और जानकारी इकट्ठा करने के एक उपकरण के रूप में सामरिक सहानुभूति की अवधारणा का परिचय देता है। सामरिक सहानुभूति में सक्रिय रूप से सुनना, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना और अप्रत्याशित विकास के लिए प्रभावी ढंग से अनुकूलन और प्रतिक्रिया करने के लिए उस समझ का उपयोग करना शामिल है। वॉस बातचीत में विनम्रता की भूमिका पर भी चर्चा करते हैं। वार्ताकारों को अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करने और दूसरे पक्ष से सीखने के लिए खुले रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नई जानकारी के प्रति विनम्र और ग्रहणशील होने से वार्ताकारों को संभावित ब्लैक स्वान की पहचान करने और अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है। FBI वार्ताकार के रूप में वॉस के अनुभवों के वास्तविक जीवन के उदाहरणों को उच्च जोखिम वाली वार्ताओं में ब्लैक स्वान को खोजने और संबोधित करने के महत्व को समझाने के लिए अध्याय में बुना गया है। संक्षेप में अध्याय 10 बातचीत में अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहने के महत्व पर जोर देता है। यह ब्लैक स्वान की अवधारणा का परिचय देता है और अप्रत्याशित चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अनुकूलन क्षमता, निरंतर पुनर्मूल्यांकन और सामरिक सहानुभूति के उपयोग की वकालत करता है। यह अध्याय बातचीत प्रक्रिया में जटिलता की एक परत जोड़ता है, जो गतिशील और अप्रत्याशित स्थितियों में वार्ताकारों को चुस्त और उत्तरदायी होने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अध्याय 11 का शीर्षक है अराजकता को शांत करें। इस अध्याय में वॉस बातचीत में उच्च जोखिम, उच्च दबाव वाली स्थितियों को संभालने के लिए आवश्यक रणनीतियों और मानसिकता पर प्रकाश डालता है। केंद्रीय विषय संयम बनाए रखने, भावनाओं को प्रबंधित करने और अराजक स्थितियों में शांति की भावना लाने का महत्व है। वॉस यह स्वीकार करते हुए शुरू करते हैं कि बातचीत में अक्सर तनाव, अनिश्चितता और संकट के क्षण शामिल होते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि अराजकता की स्थिति में एक वार्ताकार की शांत और संयमित रहने की क्षमता सफल परिणाम प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। अध्याय 3 प्रकार की हाँ की अवधारणा का परिचय देता है, नकली, पुष्टिकरण और प्रतिबद्धता। वॉस बताते हैं कि सभी समझौते समान नहीं होते हैं और वार्ताकारों को सही समझौते, नकली और दूसरे पक्ष की वास्तविक प्रतिबद्धता के बीच अंतर करने की आवश्यकता होती है। इन अंतरों को समझने से वार्ताकारों को भ्रामक प्रतिक्रियाओं से निपटने और अधिक सार्थक समझौतों की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। वॉस एक मजबूत भावनात्मक आधार रेखा को बनाए रखने के महत्व पर भी चर्चा करते हैं, जिसमें भावनात्मक रूप से स्थिर रहना और पल के दबाव के आगे न झुकना शामिल है। यह भावनात्मक स्थिरता वार्ताकारों को स्पष्ट रूप से सोचने, रणनीतिक निर्णय लेने और अप्रत्याशित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की अनुमति देती है।
डेढ़ कैलम की अवधारणा को मन की एक स्थिति के रूप में पेश किया गया है जहां वार्ताकार अराजकता के बीच भी संयम बनाए रखते हैं। वह शांत स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रदान करता है जिसमें नियंत्रित श्वास, सकारात्मक दृश्यता और दीर्घकालिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना शामिल है। अध्याय अराजक स्थितियों में शांति लाने में सहानुभूति की भूमिका पर जोर देता है। दूसरे पक्ष की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझकर वार्ताकार तनाव को कम कर सकते हैं और सहयोग के लिए अनुकूल माहौल बना सकते हैं। एफबीआई वार्ताकार के रूप में वॉस के अनुभवों से वास्तविक जीवन के उदाहरणों को अध्याय में एकीकृत किया गया है ताकि यह दर्शाया जा सके कि उच्च जोखिम वाली स्थितियों को हल करने में संयम बनाए रखना और अराजकता में शांति लाना कैसे महत्वपूर्ण था। अध्याय 12 का शीर्षक है बेंड देयर रियलिटी। इस समापन अध्याय में वॉस पूरी किताब में चर्चा की गई बातचीत के प्रमुख सिद्धांतों को सारांशित और सुदृढ़ करता है जो उनके द्वारा साझा की गई रणनीतियों और युक्तियों का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। अध्याय की शुरुआत सामरिक सहानुभूति की अवधारणा और बातचीत में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर दोबारा गौर करने से होती है। वॉस संबंध बनाने और अंततः बातचीत की दिशा को प्रभावित करने के लिए दूसरे पक्ष की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। लेखक दूसरे पक्ष की वास्तविकता को मोड़ने के विचार को दोहराता है, इस बात पर जोर देता है कि प्रभावी वार्ताकार स्थिति की धारणा को आकार दे सकते हैं और बातचीत को अनुकूल परिणाम के लिए निर्देशित कर सकते हैं। रणनीतिक संचार और मुखर लेकिन सहयोगात्मक तकनीकों के साथ सामरिक सहानुभूति को जोड़कर वार्ताकार चुनौतियों से निपट सकते हैं और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते बना सकते हैं। वॉस जानकारी इकट्ठा करने, प्रेरणाओं को उजागर करने और बातचीत को निर्देशित करने के लिए कैलिब्रेटेड प्रश्नों के महत्व पर चर्चा करते हैं, जैसे कैसे और क्या प्रश्नों का उपयोग। वह बातचीत के दौरान तनाव को स्वीकार करने और कम करने के लिए भावनाओं को एक उपकरण के रूप में लेबल करने की अवधारणा पर भी दोबारा विचार करता है। अध्याय बातचीत में लचीलेपन और अनुकूलनशीलता के महत्व पर जोर देकर समाप्त होता है। वह पाठकों को अप्रत्याशित विकास के प्रति खुले रहने, रचनात्मक रूप से समस्याओं का समाधान खोजने और अपने दृष्टिकोण का लगातार पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एफबीआई वार्ताकार के रूप में वॉस के अनुभवों से वास्तविक दुनिया के उदाहरण और उपाख्यान पूरे अध्याय में बुने गए हैं जो चर्चा किए गए सिद्धांतों के व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करते हैं। संक्षेप में, अध्याय 12 पुस्तक में प्रस्तुत बातचीत रणनीतियों के संश्लेषण के रूप में कार्य करता है। यह सामरिक सहानुभूति, अंशांकित पूछताछ और दूसरे पक्ष की वास्तविकता को झुकाने के मूल सिद्धांतों को पुष्ट करता है। इन सिद्धांतों पर दोबारा गौर करके वॉस का लक्ष्य पाठकों को प्रभावी बातचीत तकनीकों की व्यापक समझ और एक मानसिकता प्रदान करना है जो विभिन्न प्रकार के बातचीत परिदृश्यों में सफलता दिला सकती है। अंत में, क्रिस वॉस द्वारा लिखित नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बातचीत के लिए एक परिवर्तनकारी मार्गदर्शक के रूप में खड़ा है जो पारंपरिक पद्धतियों से परे हैं। एफबीआई बंधक वार्ताकार के रूप में अपने उल्लेखनीय अनुभवों के आधार पर वॉस ने सिद्धांतों और रणनीतियों के एक सेट का खुलासा किया जो हमारे दृष्टिकोण और बातचीत में सफल होने के तरीके को नया आकार देता है। पूरी किताब में पाठकों को सामरिक सहानुभूति की अवधारणा से परिचित कराया जाता है, जहां दूसरे पक्ष की भावनाओं को समझना और स्वीकार करना संबंध बनाने की नींव बन जाता है। जटिल बातचीत के माध्यम से नेविगेट करने और कनेक्शन को बढ़ावा देने के उपकरण के रूप में मिररिंग, लेबलिंग और कैलिब्रेटेड प्रश्नों की शक्ति पर जोर दिया जाता है। वॉस ने समझौते की एक श्रृंखला के रूप में बातचीत की पारंपरिक धारणा को चुनौती दी है, जिसमें दूसरे पक्ष की वास्तविकता को मोड़ने का विचार पेश किया गया है। तकनीकें जैसे मुझे यह कैसे करना चाहिए प्रश्न वार्ताकारों को बातचीत का मार्गदर्शन करने के लिए सशक्त बनाते हैं, जबकि दूसरे पक्ष को नियंत्रण में महसूस करने की अनुमति देते हैं।
पुस्तक रणनीतिक रूप से नहीं कहने की गतिशीलता, नियंत्रण का भ्रम पैदा करने के महत्व और समझौतों के सफल निष्पादन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता की पड़ताल करती है। यह उन्नत बातचीत कौशल, अप्रत्याशित घटनाओं को संबोधित करने और अराजक स्थितियों में संयम बनाए रखने पर भी प्रकाश डालता है। नेवर स्प्लिट द डिफरेंस पाठकों को बातचीत के जटिल नृत्य की एक नई समझ देता है, जो उन्हें इन सिद्धांतों को विभिन्न परिदृश्यों में लागू करने के लिए चुनौती देता है। यह सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं है, यह बातचीत की कला में महारत हासिल करने और इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ जुड़ने के तरीके को बदलने का निमंत्रण है। और एक बार फिर, यदि आपको अब तक इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है, तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करने से उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मदद मिल सकती है। और यदि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना हम अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के हमारे समुदाय में शामिल हों।